हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज मैं लीड कोड का 3625 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हार्ड मार्क्ड है, बट इसको हम लोग समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है समझना, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं मोटिवेशन क्या है। द पावर ऑफ ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट इज़ अनमैचेबल टू एनी स्ट्रैटेजी। कोई भी स्ट्रैटेजी अपना लो, लेकिन जब ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट एफर्ट वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको बीट करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन टू एक्सेल एट एनी थिंग। अगर आप ये दोनों करते हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ओके, ट्राई इट टू बिलीव इट। लीड कोड नंबर 3625, काउंट नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स पार्ट 1, सॉरी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल सॉल्व किया था, है ना। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या कहता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर अरे पॉइंट्स वेयर पॉइंट्स आई एक्स आई वाई आर रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ith पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट। ये वाला तो सही है, सेम है जो पार्ट 1 में था। अब इस लाइन को ध्यान से देखो। रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक ट्रेपेजॉइड्स दैट कैन बी फाउंड बाय चूजिंग एनी 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 में पता क्या था? पार्ट 1 में था कि हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड्स की सिर्फ बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ज़रूरी नहीं है, ट्रेपेजॉइड ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो। मतलब हर बार क्या हो रहा था, पार्ट 1 में हर बार ऐसा ट्रेपेजॉइड बनता था कि देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल है, बट अब क्या हो सकता है, ट्रेपेजॉइड ऐसा भी हो सकता है। देखो अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा बना के देखो, मतलब ऐसा भी ट्रेपेजॉइड हो सकता है। देखो ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, इन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ट्रेपेजॉइड का वही तो कंडीशन होता है कि बस एटलीस्ट 2 लाइन जो है उसमें पैरेलल होने चाहिए। ओके, ठीक है। A trapezoid is a convex quadrilateral with at least one pair of parallel sides. Two lines are parallel if and often leave they have the same slope. ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको जस्ट डायग्राम भी दिखाया कि अब ट्रेपेजॉइड ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए थे, तो इसकी मदद से 2 ट्रेपेजॉइड हम बना सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये। ओके, आउटपुट यहाँ पर 2 है। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो यार पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि वही वाला लॉजिक यहाँ भी इस्तेमाल होगा। सेम लॉजिक यहाँ इस्तेमाल करेंगे और सेम लॉजिक से ये प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है इस वाले पार्ट 1 वाले वीडियो का। ये अगर नहीं देखोगे तो ये पार्ट 2 वाले वीडियो में बहुत दिक्कत होगी आपको। इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, चाहे तो जाके रिवाइज भी कर सकते हो वहाँ जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, फिर भी मैं एक बड़ा बेसिक सा चीज़ दोबारा रिपीट करना चाहूँगा आपके लिए, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, इसको इरेज करके थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाते हैं। याद करो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक चीज़ कि अगर आपको ट्रेपेजॉइड ढूंढना होता था, मान लेते हैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स है, यहाँ पर 2-3-4 पॉइंट्स है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं ये y1 के लिए था, y एक्सिस वाला पॉइंट, ये y2 के लिए था। तो देख रहे हो ये सब हॉरिजॉन्टल होते थे, ये y3 के लिए था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। और तो 3 पॉइंट्स मतलब कितने लाइंस बन सकते हैं, 3C2, दैट इज 3 लाइंस बनने पॉसिबल है। यहाँ पर 3 पॉसिबल लाइन बन सकता है। एक ये, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बना के, एक तो ये लाइन बन सकता है, दूसरा ये लाइन बन सकता है, तीसरा ये वाला लाइन बन सकता है ना। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, 3C2। सिमिलरली यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकते हैं, यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट है, नहीं कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, तो 5C2। ठीक है, लाइंस बन सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ पर कितने हैं, 3C2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकते हैं। तो याद करो यहाँ पर अब हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड बनाना पड़ता था। उसका मतलब क्या होता था कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ा और यहाँ नीचे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ा और उनको बस जोड़ दिया, है ना, तो एक ट्रेपेजॉइड बन गया। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड बनाना आसान भी था। तो हम लोग क्या करते थे, ये देखते थे कि यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकते हैं, 1 2 3, कैसे निकाला, 3C2 करके। और यहाँ पर कितने पॉसिबल है, 5C2, है ना। तो 5C2 कितना होता है, 10 होता है, ये 3 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 10 पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, यहाँ पर 3 पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। तो टोटल ट्रेपेजॉइड कितना बन जाएगा, अगर मैं इन दोनों को चूज़ करके 2 पैरेलल लाइन बनाऊँ ट्रेपेजॉइड के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 × 3, है ना। फिर अब जैसे ही आगे बढ़ोगे, मान लेते हैं अब आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, लेकिन इसके ऊपर देखो 10 3 13 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 10 ये वाला,
3 13 ये वाला, तो टोटल 13 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि प्रीवियसली कितने हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमने देखा है उसका सम निकालते रहना है। जैसे यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स पॉसिबल थे, यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल लाइन्स पॉसिबल थे, और अभी मुझे इसका आंसर निकालना, तो यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन इस 10 हॉरिजॉन्टल लाइन से मिल के 3 × 10 यानी कि 30 ट्रेपेजॉइड बना सकता है। फिर यही 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऊपर के ये इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके 3 × 3 दैट इज़ 9 हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड बना सकते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करते थे कि अभी मैं करंटली यहाँ खड़ा हूँ ना, मुझे इसका निकालना कि यहाँ से कितने हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड बन सकते हैं। मैं बस पता कर लेता था कि इसके प्रीवियसली मैंने कितने हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखे हैं। यहाँ पर 10 देखे थे, यहाँ 3 देखे थे, यानी कि टोटल 10 + 3 यानी कि टोटल 13 हॉरिजॉन्टल लाइन्स मैंने प्रीवियसली देख रखा है। और करंटली मैं जिसका आंसर निकालना चाह रहा हूँ वहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता था 3 × प्रीवियसली कितना हॉरिजॉन्टल लाइन देखा मैंने, तो 3 × 13 दैट इज़ 39 हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड्स बनाना पॉसिबल है। ये तो क्लियर हो गया। ये मैंने बस रिवीजन करवाया आपका, जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, और सेम कंसेप्ट ना इसमें भी यूज़ हो सकता है पार्ट 2 में। देखो कैसे। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हार्ड हुआ क्योंकि नॉन हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड्स पॉसिबल है। तो देखो मैं नॉन हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड का एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलते मेरे इनपुट में कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे थे, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँगा ताकि आसान हो समझने में। एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है। तो देखो ये भी एक तरह का ट्रेपेजॉइड बन सकता है, और ये नॉन हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड है ना, ठीक है। तो इसका कौन सा 2 लाइन है जो पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इसके, है ना। एटलीस्ट 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो ये दोनों लाइन पर, तो ये ट्रेपेजॉइड दिख रहा है मुझे। बट याद करो जब हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड बनाते थे तो बड़ा आसान होता था हमारे लिए, पता है क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड है, तो देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये इस वाई एक्सिस पर होता था, है ना। और मान के चलते हैं कि दूसरा लाइन इस, मान लेते हैं y1 पर था और y2 पर था। तो याद करो हम कैसे इकट्ठा करते थे इसको, कि इस y1 एक्सिस पर कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, मान लेते हैं 3 पॉइंट है। तो y1 एक्सिस पे कितने पॉइंट है, एक मान लेते हैं पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 था, पॉइंट 3 था, मतलब टोटल 3 पॉइंट्स थे। सिमिलरली y2 में P4 था, P5 था, P6 था, P7 था, मान लेते 4 पॉइंट था y2 पे, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें पता होता था कि हाँ ये y1 के करस्पॉन्डिंग इतने हैं, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, तो कितने लाइन बन जाएंगे, 3c2 होता था। यहाँ पर 4 है तो 4c2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकता है। बट यहाँ पर देखो y1 फिक्स नहीं है, जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, इसको देखो ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, इसमें देख रहे हो ऐसा y, इस टाइप का y एकदम कांस्टेंट नहीं मिल रहा है ना। देख रहे हो यहाँ y कांस्टेंट है, इधर भी y कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, है ना। यहाँ पर y कांस्टेंट, यहाँ पर तो y कुछ चेंज हो रहा है हर बार, ये देखो, है ना। देखो इसका y कुछ और है, 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 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, इसको स्टोर कैसे करेंगे, है ना। तो हमें कुछ एक कॉमन की चाहिए जिससे हम ये पता कर सकें कि भाई जैसे यहाँ पर y कॉमन था ना, जैसे यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं उसके लिए y1 कॉमन है, यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं उसके लिए y2 कॉमन है। तो हम बड़े आसानी से स्टोर कर लेते थे ये इन्फॉर्मेशन कि ये y1 जो है ना, इसे कॉरस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं P1 और P2। तो उसका हम काउंट निकाल लेते थे कि y1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स हैं, y2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 पॉइंट्स थे। तो पॉइंट्स की मदद से लाइंस निकालना बड़ा आसान होता था। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होते थे, 2c2, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 4c2। और आपको नंबर ऑफ लाइंस पता चल गया यहाँ का और यहाँ का, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे कि कितने ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम कैसे करें, यहाँ पर तो हमको फिक्स्ड वाई एक्सिस मिल ही नहीं रहा है ना। जैसे मान लेते ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इसमें अगर इसका देखें, इसका वाई एक्सिस ये है, इसका वाई एक्सिस कुछ और है, तो इसको फिर कैसे सॉल्व करें, है ना। तो देखो ध्यान दो, इसको भी आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चैलेंज आपको समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम को हार्ड क्यों है एक्चुअली में। तो अगर आप नोटिस करो, आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, आपको अल्टीमेटली चाहिए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। हॉरिजॉन्टल या फिर नंबर ऑफ कितने लाइंस हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो कितने लाइंस बन सकते हैं मुझे यही तो जानना है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, कितने लाइंस बन सकते हैं वही जानना है। मान लेते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट होता तो, या 3 पॉइंट है तो कितने लाइंस है मुझे ये जानना है। अगर ऐसे तो मैं देख के आराम से बता दूंगा, एक तो ये लाइन बन गया, है ना। दूसरा
ये लाइन बन गया, तीसरा ये लाइन बन गया, है ना। ये ऐसे तो देख के बताना बहुत आसान है, बट कोड में कैसे करेंगे, है ना, कि ये 3 पॉइंट है, इससे कितना लाइन है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये पॉइंट्स तो इनपुट में दिया रहेगा ना, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है ना। तो नोटिस करो, मान लेते हैं आपने P1 और P2 पॉइंट को पकड़ा, ठीक है। तो एक लाइन बनेगा, ये वाला लाइन, है ना, ये एक लाइन पकड़ा गया। तो इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे ना फर्दर, तो देखो ध्यान दो, ये y पर किसी पॉइंट पर क्लैश करेगा। मान लेते हैं ये y1 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टोर कर सकता हूँ कि हाँ यार, y1 मुझे एक बार y1 पे एक था लाइन, ये वाला लाइन, है ना, ये वाला जो भी लाइन था, ये ना y1 पर इंटरसेप्ट हुआ था। तो यहाँ पर एक बार y1 है, मतलब एक लाइन मुझे दिखा था जो y1 पर इंटरसेप्ट मारा था, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, सिमिलरली P1 और P3 को अगर मैं चुनता, तो देखो इसको भी अगर मैं एक्सटेंड करूँ, तो ये भी देखो y1 पे ही इंटरसेप्ट मार रहा है। तो मैं बोल दूंगा कि एक और लाइन था जो y1 पर इंटरसेप्ट मारा था, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। सिंपल सा मैथ्स है, बचपन में पढ़ा है हम सभी लोगों ने, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और मान लेते हैं मैंने P2 और P3 चुना होता और इंटरसेप्ट निकाला होता, तब भी y1 ही आता, क्योंकि ध्यान दो, इसको एक्सटेंड करोगे तो y1 की तरफ ही ये इंटरसेप्ट मारेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स है ना। तो P2 P3 वाला भी जो लाइन है, इसकी वजह से भी y1 पर ही इंटरसेप्ट लगा है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अच्छा, ये वाला ये यहाँ पर जितने भी लाइंस थे ना, कितने लाइंस थे, 3 लाइंस थे। और वो कैसे पता चल गया, कि देखो y1 पे 3 बार इंटरसेप्ट हुआ है, मतलब 3 डिफरेंट लाइंस थे जो भले एक जगह यहाँ पर लाई कर रहे हैं, है ना। 3 लाइंस हैं यहाँ पर। और वो कैसे पता किया मैंने, क्योंकि 3 बार इंटरसेप्ट लगा है y1 पे। 3 लाइंस थे, तीनों को एक्सटेंड किया, तभी तो एक इसको एक्सटेंड किया, फिर एक बार इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद ही तो पता चला कि y1 पर जा रहे हैं, वो इंटरसेप्ट मार रहे हैं। मतलब 3 लाइंस थे तो 3 इंटरसेप्ट लगा इस पॉइंट पर। ओके, ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर कैसे करूँ। अब बताओ, ये जो लाइन है, ये तीनों जो लाइन थे ना, एक लाइन, 2 लाइन और ये तीसरा लाइन, इन तीनों लाइन के बीच में कॉमन क्या है, खुद सोचो। ये तीनों लाइन में कुछ तो ऐसा है जो कॉमन है। क्या कॉमन है, एक तो कॉमन है कि भाई y1 इंटरसेप्ट पर तीनों मारते हैं, वो तो मैं स्टोर कर लिया, ठीक है। बट ये लाइन कौन सा है वो कैसे पता करूँगा। भाई एक और चीज़ कॉमन है, स्लोप कॉमन है तीनों लाइन का। ये लाइन का स्लोप, ये वाला लाइन का स्लोप, या फिर ये वाला लाइन का स्लोप, ये तीनों लाइन का स्लोप कॉमन है। तो मैं आराम से ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। इसका स्लोप मान लेते हैं S1 था, है ना। तो एक मैप में मैं ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता था कि इस स्लोप 1 के करस्पॉन्डिंग ये 3 लाइन्स हैं यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब एक और चीज़ देखो, स्लोप से स्टोर करने का एक और फ़ायदा क्या है, कि यहाँ पर देखो, मान लेते हैं यहाँ पर 2 लाइन थे, P2, मान लेते हैं P4 है, ये P5, सॉरी ये P5 है, ठीक है। तो खुद सोचो, P4 और P5 जो है, इसको अगर एक्सटेंड करोगे, P4 को चुना आपने और P5 को चुना, 2 ही पॉइंट तो एक ही लाइन बन पाएगा। तो यहाँ पर y2 नाम का कोई इंटरसेप्ट आया होगा, है ना। और खुद बताओ, P4 और P5 मैंने अभी जस्ट बताया कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। तो P4 P5 का भी जब स्लोप निकालेगा तो वो भी स्लोप S1 ही आएगा ना, स्लोप का वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं y2 भी स्टोर कर दूंगा। तो देखो फ़ायदा क्या हुआ, सोचो, इसको ध्यान से देखो। ये क्या है पता है, ये मुझे ये जो अरे है ना, ये पता है मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कि ऐसे कितने लाइन से जो पैरेलल है। याद करो, मुझे पैरेलल लाइन से ही मतलब होता था जब हॉरिजॉन्टल ट्रापॉइड्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने। तो उसमें देखो, पैरेलल लाइन में कितने पॉइंट्स हैं या फिर कितने लाइंस हैं, वो मुझे पता चल जाता था। तो मैं आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। जैसे ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस पैरेलल लाइन में कितने पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हम निकाल लेते थे, 1 2 3, जितने भी पॉसिबल हॉरिजॉन्टल लाइंस है भी यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते थे। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है, ऊपर वाले में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल थे, नीचे में 2, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैप में, इसको अलग से मैप में स्टोर कर लेंगे, इसको इटरेट करेंगे और यहाँ पर स्टोर कर लेंगे कि y1 इंटरसेप्ट में मारने वाले 3 ऐसे लाइंस थे, है ना, क्योंकि y1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 लाइंस थे, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पर अवेलेबल है, क्या ये किसी के साथ ट्रेपेजॉइड बना सकता है? नहीं, अभी मैंने पीछे पास्ट में को हॉरिजॉन्टल लाइन देखा ही नहीं है जिससे मैच करके मैं इसको ट्रेपेजॉइड बना सकूँ। कोई बात नहीं, बट मैं स्टोर करके रख लेता हूँ कि यहाँ पर 3
हॉरिजॉन्टल लाइंस मुझे दिखें, वही तो मैंने यहाँ स्टोर किया, ठीक है। बट अभी तक मुझे एक भी ट्रेपेजॉइड नहीं मिला, क्योंकि मुझे इसके पहले कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिला था जिससे मैं मैच कर सकूँ। ओके, कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे y2 दिखा यहाँ पर, ठीक है। तो इस y2 को भी मैंने मैप में स्टोर कर लिया कि y2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ओके, यानी कि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर, देखो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है। ये 1 हॉरिजॉन्टल लाइन कितना ट्रापेजॉइड बना सकता है, तो मैं देखूंगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर पास्ट में प्रीवियसली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन देखे, हाँ देखे हैं ना, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये इन तीनों के साथ एक ट्रापेजॉइड ये बनाया, एक ट्रापेजॉइड ये बनाया, और एक ट्रापेजॉइड ये बनाया। तो मैंने कैसे कैसे निकाला, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अभी करंटली मैं इसको देख रहा हूँ ना, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन था, प्रीवियसली कितना देखा था, 3 देखा था, 1 × 3 यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाला। एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं जो वहाँ पर किया था हमने हॉरिजॉन्टल ट्रापेजॉइड में, कि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। मतलब ऐसे मान के चल लो कि यहाँ पर 3 पॉइंट थे, यहाँ पर 4 पॉइंट थे, यहाँ पर 5 पॉइंट थे। तो यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल है, मान लेते हैं H1 पॉसिबल है, यहाँ पर H2 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, यहाँ पर H3 हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है। तो H1 ऊपर में किसी से हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ऊपर कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना, ऊपर कोई लाइन ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं H2 के पास आया, तो H2 कितना हॉरिजॉन्टल लाइन बना, कितना ट्रेपेजॉइड बना पाएगा, ऊपर से जितने हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, H1 ऊपर में H1 थे, नीचे में H2 थे, तो H1 मल्टीप्लाइड बाई H2 हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड बनाना पॉसिबल है, ठीक है। और सिमिलरली जब मैं H3 का निकालने जाऊंगा आंसर, तो मैं देखूंगा कि इसके ऊपर कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस अवेलेबल है। H1 हॉरिजॉन्टल अवेलेबल प्लस H2 अवेलेबल है, तो H3 मल्टीप्लाइड बाई H1 प्लस H2, प्रीवियसली जितना लाइंस पॉसिबल है। तो सेम काम तो यहाँ भी कर रहे हैं ना, क्या डिफरेंट कर रहे हैं, बस यहाँ पर हमें वाई कांस्टेंट नहीं हो रहा था, तो हमें बस स्टोर करने का तरीका अलग ढूंढना पड़ा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि देखो स्लोप सेम था, तो मुझे स्लोप सेम है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये निकाल लिया कि y1 वाले इंटरसेप्ट में 3 लाइंस मिले जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और y2 वाले में इंटरसेप्ट में मुझे ये लाइन मिला जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो y1 3 बार है, मतलब 3 लाइंस रहे होंगे वहाँ पर, है ना। यहाँ पर याद करो, यहाँ पर 3 लाइंस पॉसिबल थे, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, है ना। तो 3C2 कितना होता है, 3 लाइंस होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना। सिमिलरली y2 जो है यहाँ पर 1 लाइन ही पॉसिबल था, है ना। तो बड़े आसानी से मैं निकाल लिया, 1 × 3 ट्रेपेजॉइड्स पॉसिबल है। तो आपने नोटिस किया मैंने एग्जैक्टली वही दिमाग लगाया जो हमने हॉरिजॉन्टल वाले में लगाया था, बस यहाँ पर हमें स्टोर कैसे करना है, स्टोर हमें ऐसे करना है कि सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, स्लोप। और हाँ एक चीज़ और, आपके पास इनपुट में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो देखो मैंने पहले P1 पॉइंट को P2 पॉइंट को चुना, ठीक है, P1, P2 को चुना, उसका स्लोप निकाला, उसका इंटरसेप्ट निकाला। सिमिलरली P2 P3 को चुना, उसका स्लोप निकाला, उसका इंटरसेप्ट निकाला। सिमिलरली P1 P3 चुना, उसका स्लोप निकाला, उसका इंटरसेप्ट चुना। सिमिलरली और भी बहुत सारे होंगे, हो सकता है P1 P4 का भी मैंने निकाल लिया, उसका स्लोप और इंटरसेप्ट चुना, P1 P5 का निकाला, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या करना है, मुझे स्लोप निकालना है ना, और इंटरसेप्ट निकालना। अभी मैं मैथमेटिकली सिखाऊंगा अभी कि कैसे निकालते हैं इन दोनों को, सब ने पढ़ रखा है स्कूल में, फिर भी मैं बता दूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा हमारा स्टोरी पॉइंट, कि पहले स्लोप निकालेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे, हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए, हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए, ठीक है। उसके लिए स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लिया, और स्लोप और इंटरसेप्ट जब निकाला तो उसके लिए उसको मैप में स्टोर करेंगे, मैप ऑफ स्लोप की होगा, और हर स्लोप के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स हैं उसके में एक वेक्टर में स्टोर कर देंगे, जैसे यहाँ स्टोर कर रहे थे ना, ये रहा स्लोप के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ वाई इंटरसेप्ट, यहाँ लिख देते हैं वाई इंटरसेप्ट्स का वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैप बना है ना, मैं क्या करूँगा, एक एक करके हर वेक्टर में जाऊँगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला स्लोप है सेम, और वैसे सेम स्लोप वाले को ही मैं पहले पिक करूँगा ना, क्योंकि सेम स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो लोग, और हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद से ही तो मैं निकालता था काउंट ऑफ ट्रेपेजॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे, जैसे मान लेते हैं ये स्लोप 1 के लिए था, स्लोप 2 के लिए था, ये होगा स्लोप 3 के लिए कुछ होगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं मैं ग्रीन पेन से यहाँ दिखाता हूँ आपको, मान लेते हैं कुछ लाइन ऐसे थे, है ना, 2 3 4, तो देख रहे हो इसका अलग ही लाइन बन रहा है
है ना, इनका अलग ही लाइन बन रहा है, इसे अलग ही ट्रेपेजॉइड निकाल रहा है, तो अलग अलग स्लोप है इन सब का, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी की स्लोप वन में इतने इंटरसेप्ट हैं। मैं लिख भी देता हूँ, स्लोप वन में y1 y2 y3 सॉरी y1 और y2 इंटरसेप्ट हैं। स्लोप टू में मान लेते हैं कि y3 था और y4 इंटरसेप्ट था, y4 y5 y6 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सबको सॉल्व करूँगा और उनसे ट्रेपेजॉइड निकालूंगा। जैसे मान लेते हैं ये स्लोप वन वाले लाइंस को मैंने पकड़ लिया, स्लोप वन को मैंने पहले पकड़ा, मैंने इसको निकाला, ये y1 है, y1 है, y1 है, y2 है, इसको मैंने पकड़ लिया। अब मैंने क्या किया, इसको पहले इसको प्रोसेस करता हूँ। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, पहले y1 वाले को पकड़ूंगा, तो y1 का काउंट कितना है, 3 है, मतलब इससे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल गया मुझे। फिर नेक्स्ट लाइन पर जब गया तो y2 का काउंट 1 है, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल लाइन में मिला, तो मल्टीप्लाई करके कर दो 1 × 3, दैट इज़ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मान लेते हैं अभी आगे और होता, तो मान लें यहाँ पर y3 होता, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि y3 = कितना है, फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन इस y3 से पहले मैंने कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस और देख रखे हैं, काउंट निकाल लूँगा। देखो y1 3 बार देख रखा था, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 हॉरिजॉन्टल, 3 + 1 डेट इट, मैंने और 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले देख रखे हैं, उनके साथ ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं ट्रेपेजॉइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 दैट इज़ 8। एग्जैक्टली वही दिमाग लगा रहे हैं जो पार्ट 1 में लगाया था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर से देख लो, कोर कंसेप्ट उसी में है, यहाँ पर तो बस उसका एप्लीकेशन है ये, ठीक है। ये स्लोप 1 से मेरा आंसर आ गया, नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स का काउंट निकल गया। सिमिलरली स्लोप 2 वाले का वेक्टर को प्रोसेस करूँगा तो नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स का काउंट निकल जाएगा, स्लोप 3 वाले को प्रोसेस करूँगा तो नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स का काउंट निकल जाएगा। तो देखा है, तो अल्टीमेटली मुझे पता है मेन टेंशन था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने बन रहे हैं ना, उसी का मुझे बस ट्रैक रखना था, और वो मैंने यहाँ पर रख लिया बड़े स्मार्टली। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आते हैं कि स्लोप और इंटरसेप्ट जो मैं निकाल रहा था ना ऊपर, जैसे यहाँ पर स्लोप निकाला फिर इंटरसेप्ट निकाला, तो इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, है ना। जब भी मान लेते हैं आप कोई 2 पॉइंट पकड़ते थे, जैसे मान लेते हैं इस डायग्राम में आपने पॉइंट P1 पकड़ा और P2 पकड़ा, तो मुझे स्लोप निकालना आना चाहिए पहली चीज़। दूसरा कि ये लाइन जो बन रहा है वो आगे जाके क्या इंटरसेप्ट मारेगा वो मुझे जानना है, y1 y2 y3 क्या मारेगा वो जानना है। तो मान लेते मेरा इनपुट ये दे रखा है, तो मैंने क्या बोला, हर 2 पॉइंट को मैं चुन के एक लाइन बनाऊंगा और उस लाइन का मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। तो मान लेते हैं आई पॉइंटर यहाँ पर है, एक लाइन में एक पॉइंट मैंने इसको चुना, फिर जे पॉइंटर यहाँ ले लेता हूँ, यानी कि ये P1 हो गया, ये मेरा P2 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये P3 है, P4 है, फिर जे पॉइंटर को यहाँ मूव करूँगा, P1 और P3 से जो लाइन बनेगा उसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लूँगा, फिर जे यहाँ पर आएगा, P1 और P4 जो होगा, P1 और P4 से जो लाइन बनेगा उसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लूँगा और मैप में स्टोर करता रहूँगा। फिर सिमिलरली आई यहाँ पर आएगा, ठीक है, आई यहाँ पर आएगा, और आई को जे को वापस मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है x2, क्योंकि याद करो रिपीट हो जाएगा ना, क्योंकि याद करो आई और जे का जब मैंने निकाल रखा था ये दोनों लाइन, है ना, फिर जब आई मेरा यहाँ पर आया, फिर जे यहाँ से स्टार्ट करने से फ़ायदा है ही नहीं, दोनों लाइन रिपीट हो जाएगा। तो आई अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अब देखो P2 P3 से जो लाइन बनेगा वो निकल आएगा, जे को यहाँ मूव करो, P2 P4 से जो लाइन बनेगा वो निकल आएगा। सिमिलरली आई जब यहाँ बढ़ा तो जे को यहाँ स्टार्ट करो, P3 P4 वाला लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखा है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो O(n²) चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप हर लाइन निकालना चाह रहे हो, हर लाइन, ठीक है, और उसका स्लोप इंटरसेप्ट निकालो, क्योंकि तो एक्चुअली में O(n² एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसका टाइम कंस्टेंट भी अगर आप देखो तो काफ़ी कम है, n² इज़ अ फाइन सोल्यूशन, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी 2 लाइन पॉइंट पकड़ा, मान लेते हैं मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, ठीक है। तो आपको सभी लोगों को पता है कि स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है y2 - y1 / x2 - x1, हर किसी को पता है ये, ठीक है। y2 - y1 को dy भी बोलते हैं, dy मतलब डिफ हो गया एक तरह से, डेल्टा y, x2 - x1 को आप dx भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्लोप जनरली आपको याद होगा कि स्लोप को m से डिनोट करते थे, जब क्लास में मैथ्स टीचर पढ़ाता था ना, तो यही तो बोलता था m = dy/dx, यही तो होता था स्लोप, है ना। तो ये तो हम सभी को आता है निकालना, हम निकाल भी लेंगे, चलो ये तो हम सीख गए, है ना। अब ये जो x1 y1 जो लाइन है, x1 y1 और ये जो x2 y2 है, ये लाइन जो है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो क्या इंटरसेप्ट बनेगा वो हमें पता करना है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट ही तो जानना था, स्लोप तो निकल गया। अब देखो ध्यान दो, कोई भी लाइन जो 2D प्लेन में आप ड्रॉ करते हो, ये 2D प्लेन है ना,
उसको एक जेनरिक फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो जेनरिक फॉर्मेट का फॉर्मूला होता था y=mx+c। ये हर किसी को कभी ना कभी इस फॉर्मूला को देखा होगा, हर किसी ने अपने इस क्लास स्कूल में 7 8 या 9 किसी भी क्लास में देखा होगा कि एनी लाइन इन अ 2D प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पर पता है ये सी क्या होता था, ये सी होता था इंटरसेप्ट, और एक्चुअली में ये होता था वाई इंटरसेप्ट, कि वाई एक्सिस में ये लाइन किधर कट करेगा ये सी डिनोट करता था। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर सी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स हो गया ना। और अगर मैं x1 y1 की बात करूँ तो सी विल बी इक्वल टू y1 माइनस एम इंटू x1। कुछ नहीं, x1 और y1 ये जेनरिक फार्मूला है ना। x1 और y1 के लिए क्या होगा, बस y की जगह y1 डाल दो, x की जगह x1 डाल दो, या फिर x2 y2 भी डाल सकते थे, y2 x2 भी डाल सकते थे, बात एक ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि m का जो फॉर्मूला है, m याद है क्या होता था, अभी सिखाया यहाँ पर dy/dx, है ना। तो उसको यहाँ पुट कर दो, m इज इक्वल टू dy/dx मल्टीप्लाइड बाई x1, ये m की जगह बस ये पुट कर दिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर दो। c इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाइड बाई dx माइनस x1 इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई, देखो dx नीचे LCM आ गया और ऊपर हमने इसको ऐसे रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो C का C मतलब ये क्या है, y इंटरसेप्ट है आपका, है ना। तो y इंटरसेप्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये था, y1 इंटू डी करेंगे, और dx क्या है एक्चुअली में यहाँ मैं लिख के दे देता हूँ। dx क्या था याद करो, x2 माइनस x1 था, dy क्या था, y2 माइनस y1 था। तो ये हम निकाल लेंगे अलग से वेरिएबल में, बस इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मेरा y इंटरसेप्ट भी निकल कर आ जाएगा। तो इसको भी मैं डब्बे में डाल देता हूँ कि हमने ये चीज़ भी सीख लिया। ठीक है, और एक बड़ा ऑब्वियस सा कॉर्नर केस आता है, और अब 1000 बार हमने ये कॉर्नर केस स्कूल में भी देखा होगा कि व्हाट इफ़ dx इज़ ज़ीरो, है ना, क्योंकि देखो dx क्या है, x2 माइनस x1 है ना, तो dx अगर ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx क्या ज़ीरो, तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, है ना। तो हमें इसका अलग से केयर करना पड़ेगा कि भाई इफ़, बस आप चेक कर लेना, अगर dx इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ ना, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये इन्फिनिटी चला जाएगा ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मेरा dx ज़ीरो है तो मैं बोल दूंगा कि भाई मेरा जो स्लोप है ना वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के लिए एक बड़ा सा वैल्यू असाइन कर देंगे इसको, 10⁻9+7 असाइन कर देंगे, कोई भी बड़ा वैल्यू असाइन कर दो, मैंने ये असाइन कर दिया। ठीक है, स्लोप ये हो जाएगा, और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, खुद सोचो। इसका dx ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लाइन है जिसका देखो, ये मान लेते हैं x1 y1 है, और ये मान लेते हैं x2 y2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन है तो देखो x कांस्टेंट है, मतलब पक्का x1 इज इक्वल टू x2 होगा यहाँ पर, इसीलिए तो dx यानी कि x2 माइनस x1 ज़ीरो है। तो इसका स्लोप निकालने जाओगे तो y2 माइनस y1 आएगा, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 तो कोई वैल्यू होगा, ठीक है, dy मान लेते हैं उसको, बट x2 माइनस x1 ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये इन्फिनिटी हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y इंटरसेप्ट है ही नहीं एक्चुअली में, ऑब्वियस है वाई एक्सिस को कभी ये छुएगा ही नहीं, क्योंकि देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है ये, है ना। स्कूल की मैथ्स की याद आ गई लिटरली, है ना, स्कूल का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट है ना। मुझे इंटरसेप्ट से मतलब चाहे वो एक्स एक्सिस में मारे चाहे वाई एक्सिस में मारे, तो देखो इंटरसेप्ट मुझे यहाँ एक्स का मिल रहा है ना, तो मेरे लिए इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली जो ये है मेरा, ये जो भी एक्स का वैल्यू होगा, चाहे x1 हो चाहे x2 हो, दोनों बराबर ही है, मैं किसी को भी असाइन कर दूँ, x1 असाइन कर देता हूँ क्योंकि ये x2 के बराबर है, x2 इक्वल टू x1 है यहाँ पर, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तब तो स्लोप में आराम से निकाल लूँगा। स्लोप का फॉर्मूला अभी जस्ट आपको सिखाया, m इज इक्वल टू dy/dx, जहाँ पर dy क्या है, y2 माइनस y1, dx क्या है, x2 माइनस x1। ओके, और जैसे ही m निकल गया आप आराम से c निकाल सकते हो। c का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया, y1 इंटू डी एक्स माइनस x1 इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो स्लोप और इंटरसेप्ट निकल गया। बस यही दो तो हमें निकालना था, है ना। उसके बाद तो बस यही दिमाग लगाना है, यहाँ पर अभी जस्ट आपको सिखाया कि स्लोप और इंटरसेप्ट जैसे निकल गया,
हमें मैप में स्लोप और स्लोप के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा इंटरसेप्ट था वही तो स्टोर करना था, वो हम यहाँ स्टोर करते जाएंगे और एक एक करके इन सारे वेक्टर को प्रोसेस करेंगे और काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और अभी लग रहा होगा कि अरे यार बड़े सही प्रॉब्लम था, मतलब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, बस ये चैलेंजिंग पार्ट था जो अभी मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया, ये वाला पार्ट है ना, कि अगर नॉन हॉरिजॉन्टल ट्रापेजॉइड है तो आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, है ना, और इस तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा इसका नंबर ऑफ ट्रापेजॉइड्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इतना जो सीखा ना इतना का कोड करते हैं एक बार। ओके, उसके बाद आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के इस प्रॉब्लम का, जो एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को हार्ड रियली में बनाता है। ओके, पहले इतना का कोड करते हैं। तो चलो सब कोड करते हैं। अभी तक जितना समझा हमने, इन टेन इजिकल टू पॉइंट जेड साइज निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मुझे दो चीज़ें चाहिए, स्लोप और स्लोप के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से इंटरसेप्ट्स थे। इसके लिए मैप यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है स्लोप जो है वो अगर स्लोप को अगर आप देखो तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है, डेसिमल में आंसर आ सकता है। और इंटरसेप्ट्स का भी जो फॉर्मूला था वो भी डेसिमल में आ सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, फ्लोट में ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ फ्लोट। फ्लोट मतलब ये वाला स्लोप है, और स्लोप के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर ऑफ इंटरसेप्ट्स होगा, तो वेक्टर ऑफ इंटरसेप्ट्स हो गया, इसका नाम दे देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसके बाद रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक एक करके सारे पॉइंट्स प्रोसेस करते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। इंट x1 इज इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ आई कॉमा 0, int y1 is equal to points of I comma 1. Similarly int x2 is equal to points of j comma 0, int y2 is equal to points of j comma 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, dy और dx निकाल लेते हैं। dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, int dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो dy और dx हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब आराम से मैं फ्लोप निकाल सकता हूँ, फ्लोट स्लोप, और क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है ना, यही दोनों चीज़ निकालना है मुझे। तो आराम से मैं निकाल लूँगा फॉर्मूला यूज़ करके। बट मैंने एक बोला था ना, चेक लगा लेना कि dx अगर 0 हो गया ना, मतलब x2 इज इक्वल टू अगर x1 है ना, या तो ये चेक लगा लो, या तो ये चेक लगा लो कि x2 इज इक्वल टू अगर x1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि dx इज इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब कि हमारा स्लोप इन्फिनिटी है। स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब 10⁻9+7, वन, मतलब बड़ा वैल्यू दे दो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बड़ा वैल्यू दे दिया। ओके, इन्फिनिटी कर दिया। और इंटरसेप्ट क्या होगा, y में कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो x में जो इंटरसेप्ट लग रहा है उसको इंटरसेप्ट मान लेते हैं। तो मेरा x1, मतलब मुझे इंटरसेप्ट से मतलब है, वो x1 में लगे या y x एक्सिस में लगे या y एक्सिस में लगे। ठीक है, x1 असाइन कर दो या तो x2 असाइन कर दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x1 x2 दोनों बराबर है। और अगर ऐसा नहीं है तब मुझे प्रॉपर फार्मूला यूज़ करके स्लोप निकालना पड़ेगा। तब स्लोप क्या होगा इस केस में, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। और यहाँ पर फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए ताकि इंटीजर डिवीजन ना हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, स्लोप निकाल लिया। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लोट में यहाँ पर लगा देते हैं। क्या था फॉर्मूला, y1 इंटू dx, एक सेकेंड, y1 इंटू dx माइनस x1 इंटू dy, ठीक है, डिवाइडेड बाई dx, यही इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था, है ना। ओके, अब जब ये निकाल लिया है तो मैंने ऊपर जो मैप निकाला था, मैप में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो। स्लोप क्या है, स्लोप ये है, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक इंटरसेप्ट जो भी निकाला आपने। देख रहे हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है दिखाया तो प्रॉब्लम, है ना। अभी आएंगे, देखते हैं यहाँ से हम कितना टेस्ट केसेस पास कर सकते हैं। अभी तक तो सब सही लग रहा है। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट वाला मैप बनाया था उस पर इटरेट करते हैं, यहीं से तो मेरा आंसर निकल जाएगा ना। ठीक है, तो फॉर ऑटो एंड IT इन दिस, इस पर इटरेट करते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि IT डॉट सेकेंड, जो है उस, वो क्या है, मेरा वेक्टर ऑफ इंटरसेप्ट्स है ना। तो या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो यही कर लेते हैं,
IT डॉट सेकंड क्या है मेरा वेक्टर ऑफ इंटरसेप्ट है, इस पर इटरेट करना था मुझे, और इटरेट करके उनको एक मैप में डालना था। तो अनॉर्डर मैप ले लेते हैं, अनॉर्डर मैप ऑफ इंट कॉमा इंट MP, ठीक है। ये क्या है मेरा इंटरसेप्ट वर्सेस काउंट, ओके। लेकिन हाँ हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर में इन पॉइंट्स को प्रोसेस करें, है ना, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर में जब प्रोसेस करेंगे तभी तो सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट को टच करेंगे, फिर नीचे वाले पॉइंट को टच करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले पॉइंट्स को टच करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, ऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर्ड मैप ले लो और उसके बाद इटरेट करते हैं फॉर फ्लोटिंग ऑफ इंटरसेप्ट IT डॉट सेकेंड, है ना। सारे इंटरसेप्ट से मैं इटरेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उनका काउंट स्टोर कर लेता हूँ, इंटरसेप्ट प्लस प्लस, ठीक है। और इंटरसेप्ट यहाँ फ्लोटिंग है तो यहाँ पर फ्लोट लिख लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, ओके। तो हर इंटरसेप्ट पे मैं जा रहा हूँ और उनका काउंट भी निकाल ले रहा हूँ, ओके। जब काउंट निकल ही गया है तो मैंने क्या बोला था कि भाई इंट प्रीवियसली हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना देखा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस अभी 0 देखा है मैंने, ठीक है। फॉर अब वही दिमाग लगाएंगे जो हमने पार्ट 1 में सीखा था, फॉर ऑटो एंड IT इन MP, जो भी मैप है मेरा। सबसे पहले काउंट निकालूंगा, IT डॉट सेकेंड से काउंट निकल गया और रिजल्ट विल बी इक्वल टू, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो इतना काउंट है मल्टीप्लाइड बाई प्रीवियसली मैंने कितना हॉरिजॉन्टल लाइंस देखा है, ठीक है। और प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐड कर देंगे करंट वाला काउंट। एग्जैक्टली यही तो करते आ रहे थे, पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, वहाँ पर सेम यही चीज़ कर रहे थे, ऐसे ही निकालते थे, ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं रिटर्न रिजल्ट कर देता हूँ, देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास टेस्ट केसेस, ओके। लेट्स सी, हाँ देखो एग्जाम्पल टेस्ट केस तो पास हो गए। अब क्योंकि एग्जाम्पल एक्चुअली में बहुत सिंपल है, इसको सबमिट करा तो मैं भी एक्चुअली में फंस गया। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस मिस कर दिया था, तो रॉन्ग आंसर आना भी चाहिए था, तो यहाँ पर आया भी है। टोटल 432 टेस्ट केस पास हुए हैं और वो टेस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली में। और मतलब आई फील बैड कि मुझे पकड़ लेना चाहिए था स्टार्टिंग में, बट इट वॉज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया इस फेलियर वाले केस का, मुझे समझ में आ गया कि क्या गलती है। बट हाँ इंटरव्यू में इट वुड बी डिफ़िकल्ट, आई टोटली अग्री। बट कोई नहीं, इंटरव्यू में भी गलती आता तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, इंटरव्यू में एक बार में ज़रूरी थोड़ी अब आंसर पूरा दो। अब आते हैं कि जो फेलियर हुआ उसको समझते हैं। तो देखो कॉर्नर केस पर आते हैं जो एक्चुअली में फट रहा है हमारे कोड में, जो गलत आ रहा है। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते 2 पॉइंट ऐसे था, ठीक है। तो ये एक्चुअली में मान लेते पैरेलल था इसके, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट P1 था, P2 था, P3 था, P4 था। तो ये जो ट्रापेजॉइड बन रहा है इसको अगर मैं बनाऊँ तो देखो कैसा दिख रहा है, देखो ध्यान दो, ये ऐसे बना ऐसे बना, ठीक है। तो ऑब्वियस है हमारे इनपुट में पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स में दिया रहता है ना, पॉइंट्स इज इक्वल टू, मान लेते P1 जो था आपका वो x1 y1 है ना। तो x1 y1 की जगह मैं P1 लिख देता हूँ ताकि थोड़ा शॉर्टकट में मैं लिख पाऊँ। P1 था, P2 था, P3 था, P4 था, ठीक है। तो मैं कैसे करता था, पहले एक पॉइंट P1 को चुना और P2 को चुना, इससे स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लिया, है ना। फिर मैंने P1 P3 को चुना, है ना, आई और जे वाले फॉर लूप की मदद से। P1 P3 चुना, P1 P4 भी चुन लिया, ठीक है। फिर P2 P3 चुना, फिर P2 P4 चुना, है ना, फिर P3 P4 चुना। तो इतने पॉसिबिलिटीज़ थे। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, जब आपने P1 P2 को चुना होगा, है ना, P1 P2 को जब चुना तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है ना। तो आप क्या करोगे, P1 P2 में एक लाइन है ना, देखो एक लाइन है, एक ही लाइन बन पा रहा है। तो इसके पीछे कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन था नहीं, तो कोई ट्रापेजॉइड ऊपर ये किसी से नहीं बना पा रहा है। बट मैं अगर नीचे देखूँ तो यहाँ पर एक लाइन है, ये ऊपर किसी के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन बना पा रहा है ना। ऊपर ये है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1 × 1 यानी कि एक ट्रापेजॉइड बन पा रहा है, और वो ट्रापेजॉइड ये है, ये वाला, ठीक है, ओके। ये तो हो गया जब P1 और P2 को मैंने चुना और P3 और P4 को भी मैंने चुन लिया। अगर समहाउ एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाता जिसमें P1 P2 जो है वो P3 और P4 के पैरेलल तो है ही, बट P1 P3 और P2 P4 भी एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो देखो दिक्कत क्या होगा।
अगर मैंने P1 P2 को चुना इस केस में, तो देखो P1 P2 और P3 P4 मिलके ये दोनों मिलके कौन सा ट्रेपेजॉइड बना रहे हैं, ये वाला ट्रेपेजॉइड बना रहे हैं, साफ साफ आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अगर और फ्यूचर में क्या होगा कि देखो फ्यूचर में मैं P3 P4 भी चुन रहा हूँ, ये देखो ध्यान दो, नहीं सॉरी P3 P4 नहीं, माय बैड, फ्यूचर में मैं P2 P4 भी चुन रहा हूँ, ये रहा P2 P4। अब देखो P2 P4 अगर मैंने चुना यहाँ पर, है ना, तो इस ये और ये इन दोनों का स्लोप बराबर है, ठीक है, दोनों का स्लोप बराबर है, तो ये दोनों को मैं कंसिडर कर लूँगा और इन दोनों की मदद से मैं एक ट्रेपेजॉइड बना दूंगा, ये वाला ट्रेपेजॉइड। तो देख रहे हो दोनों ट्रेपेजॉइड सेम था, इसके पहले वाला जो मैंने बनाया और अभी जो बनाया, तो डुप्लीकेट ट्रेपेजॉइड काउंट हो रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली में कॉर्नर केस यही था, डुप्लीकेट ट्रेपेजॉइड इन केस ऑफ। अब बताओ तो ये कौन सा ज्योमेट्रिक शेप है जिसमें दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के, क्या बोलते थे, याद करो, पैरेलेलोग्राम, है ना। तो देखा है, तो पूरा मैथ्स का रिवीजन करा दिया इस प्रॉब्लम ने, ठीक है। और ये चीज़ एक्चुअली में डिफ़िकल्ट हो सकता है इंटरव्यू में कि आप ये कॉर्नर केस आपके ध्यान में आ पाए, मिस हो सकता है, बट दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैरेलेलोग्राम के केस में हमें डुप्लीकेट जो हम पकड़ रहे हैं ना, उससे हमें बचना पड़ेगा। डुप्लीकेट को डिटेक्ट कैसे करना है, वही सबसे बड़ा चैलेंज था इस प्रॉब्लम का, अब हम वो समझते हैं। तो देखो ध्यान दो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब अगर आपने P3 P4 पॉइंट को चुना होगा, तो उसकी वजह से आपने ये ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट किया होगा, और भी ट्रेपेजॉइड बने होंगे तो बना लिया होगा आपने, जितने भी कैलकुलेट हो पाए होंगे वो कर लिया होगा, ठीक है। बट फ्यूचर में जब आपने ये दोनों पॉइंट चुना होगा, तो उसकी वजह से आपने ये ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट किया होगा, तो देखो फिर से ये वाला ट्रेपेजॉइड दोबारा कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये पहले में भी कैलकुलेट हुआ था और अभी दोबारा इसमें भी कैलकुलेट हो गया, तो हमें इससे बचना है। तो अब देखो ध्यान दो, ये दिक्कत क्या है, ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखो इस पैरेललोग्राम में दिक्कत क्या हुआ कि इसका ये साइड भी पैरेलल है, तो उसकी वजह से ये एक ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट हो गया, और ये साइड भी पैरेलल है, उसकी वजह से ये वाला ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट हो गया, दोनों सेम है जबकि, है ना। तो डबल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक ट्रेपेजॉइड मतलब किसी एक साइड वाले पैरेललोग्राम को, जैसे मान लेते हैं मैंने इसको पकड़ के ये वाला सब निकाल लिया था, ठीक है। तो इसको पकड़ के जितना निकला होगा ना, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, कि हो क्या रहा था कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसकी वजह से जो ट्रेपेजॉइड बना होगा ये बना होगा, और भी जो जितने बन पाए होंगे बना होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों भी पैरेलल है ना, इसकी वजह से ये बना, तो मुझे क्या करना है कि एक को पूरा का पूरा रिमूव कर देना है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको चुनने के बाद जितने ट्रेपेजॉइड बन पा रहे हैं उन सबको मुझे हटा देना है अपने रिजल्ट से, ओके, रिमूव करना होगा, क्योंकि वो डबल कैलकुलेशन हो गया उनका। अब देखो ध्यान दो, दोनों पैरेललोग्राम तो सेम था, है ना। तो अब मैं डिटेक्ट कैसे करूं कि दोनों पैरेललोग्राम सेम है एक्चुअली में, क्योंकि देखो मैं तो ये साइड चुनता हूँ ना, P3 P4 साइड चुना, तो मुझसे ये वाला पैरेललोग्राम मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब जब मैंने ये वाला साइड चुना, तो ये पैरेललोग्राम चुना गया। मैं ये कैसे पता करूं कि ये वाला साइड जो मैंने चुना था P3 P4, और बाद में मैंने जो P2 P4 चुना, वो दोनों सेम ही पैरेललोग्राम के साइड है, ये मैं कैसे पता करूं, ठीक है। तो देखो उसको पता करने का भी एक तरीका है। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होता है ना, ये जो डायगोनल होता है, पहला मान लेते हैं ये पहला डायगोनल है, इसका नाम D1 दे देते हैं, डायगोनल 1। तो इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला होता है x1 प्लस x4/2 कॉमा y1 प्लस y4/2, मिड पॉइंट ये होगा इसका। ये जो मिड पॉइंट होगा ये एग्जैक्टली इक्वल होगा दूसरे वाले डायगोनल के, एग्जैक्टली इक्वल होगा जो दूसरा वाला डायगोनल है उसके मिड पॉइंट की। तो उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, उसका मिड पॉइंट क्या है, x3 प्लस x2/2 y3 प्लस y2/2, ठीक है। ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। अब देखो ध्यान दो, याद करो जब हम पॉइंट्स पर इटरेट करते थे, पॉइंट्स पर जब हम इटरेट करते थे, तो मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है। तो अब यहाँ आई पॉइंटर फिक्स करते थे और जे पॉइंटर यहाँ रखा, तो P1 और P2 को प्रोसेस करते थे, फिर जे को यहाँ रखा, P1 और P3 को प्रोसेस करते थे, फिर जे को यहाँ रखा, P1 और P4 को प्रोसेस करते थे, सिमिलरली P1
P5 को प्रोसेस किया। सिमिलरली P2 P3 P2 P4 P2 P5 मतलब सारे 2 पेयर को प्रोसेस करते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, मतलब हम P1 P2 को भी प्रोसेस कर रहे हैं, P1 P4 को भी प्रोसेस कर रहे हैं, P1 P3 को भी प्रोसेस कर रहे हैं। सिमिलरली P2 P3 P2 P4 इन सबको प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक चीज़ नोटिस करो कि जो पहला वाला पैरेललोग्राम था, जो पहली बार मैंने कैलकुलेट किया होगा ट्रेपेजॉइड को, तो उसका जो मिड पॉइंट आया होगा, है ना, और जब दूसरी बार जब मैंने ट्रेपेजॉइड दोबारा डुप्लीकेट कैलकुलेट किया, उसका जो मिड पॉइंट आएगा, दोनों एग्जैक्टली सेम आएगा, है ना, दोनों एग्जैक्टली सेम आएगा। तो कोई भी 2 पैरेललोग्राम को ये पकड़ना है कि दोनों सेम है, मैं क्या करूँगा, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लूँगा, मिड का पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगा और दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पक्का मैं डुप्लीकेट पैरेललोग्राम पर आ चुका हूँ। देखो पहली बार जब मैंने उस पैरेललोग्राम को देखा था तो मैंने ये मिड पॉइंट निकाल लिया था, ठीक है। जब दूसरी बार देखा तो दोबारा से मुझे देखो ये मिड पॉइंट मान लेते मेरा आया 1,2 आया। दोबारा जब मैंने दोबारा उस पैरेललोग्राम को मैंने देखा तो ऑब्वियस है मुझे सेम मिड पॉइंट आएगा, 1,2 ही आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इससे मैं एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि अच्छा अभी मैं डुप्लीकेट वाले पैरेललोग्राम में आया हुआ हूँ, क्योंकि इसका मिड पॉइंट एग्जैक्टली सेम आया है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब देखो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल हम पेयर निकाल रहे हैं सब के मदद से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर P1 P2 है, P1 है और ये P2, इसका मिड पॉइंट ये निकल आएगा और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये तो ये मिड पॉइंट, मुझे अल्टीमेटली ये वाला मिड पॉइंट चाहिए ना, बट मुझे पता नहीं है कि P1 ये है और P4 ये है, डायगोनल वाला पॉइंट कौन कौन है वो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पेयर का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ। जैसे देखो P1 P2 का मिड पॉइंट निकाल लिया, ऑल्दो मेरे काम का है नहीं है। P1 P3 का भी मिड पॉइंट निकाल लिया, ये भी मेरे काम का नहीं है। और किसका है, मान लेते हैं P3 P4 का भी मिड पॉइंट निकाल लिया, ये भी मेरे काम का नहीं है। P4 P2 का भी मिड पॉइंट निकाल लिया, ये भी मेरे काम का नहीं है। लेकिन जब P2 P3 मैंने सेलेक्ट किया तो इसका जो मिड पॉइंट आया वो एक्चुअली में डायगोनल का मिड पॉइंट आ जाएगा, देखो, क्योंकि मैंने P2 और P3 चुना है। सिमिलरली जब मैं P1 और P4 को चुनूंगा तो उसकी मदद से ये वाला डायगोनल का मिड पॉइंट आ जाएगा, मिडल वाला, ओके। तब मुझे रियलाइज़ हो जाएगा, उसी वक्त मैं पकड़ लूँगा कि हाँ ये डुप्लीकेट वाला केस है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मिड पॉइंट को स्टोर करके रखना मुझे पड़ेगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में देखना भी तो ना कि ये मिड पॉइंट मैंने दोबारा देखा है कि नहीं। तो आई हैव टू स्टोर द मिड पॉइंट्स, स्टोर मिड पॉइंट्स, ओके। चलो ठीक है, मिड पॉइंट स्टोर तो करेंगे। अब मुझे ये जानना है कि पहला वाला ये था, मान लेते हैं जब मैंने पहली बार इस पैरेललोग्राम को देखा था तो मैंने ये ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट कर लिया था, इसको रिजल्ट में ऐड भी कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेपेजॉइड बने होंगे, मान लेते हैं ये बना, फिर ये बना, ये बना, ये बना, बहुत सारे ट्रेपेजॉइड बने होंगे, है ना। तो उसके बाद जब मैंने ये वाले साइड को पकड़ के जब ट्रेपेजॉइड बनाया होगा तो सेम वो सारे ट्रेपेजॉइड बने होंगे, ये रिपीट हो गए सारे, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि जब दूसरी बार पकड़ाया होगा ना ये वाला ट्रेपेजॉइड, जब दूसरी बार पकड़ाया तो पिछले बार जितने बार कैलकुलेट हुआ था उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, है ना, क्योंकि वो 2 बार कैलकुलेट हो चुका है तो मुझे बस सब्ट्रैक्ट करना है जो एक्स्ट्रा कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, मिड पॉइंट तो स्टोर कर लिया मैंने, है ना, मिड पॉइंट तो स्टोर कर लिया, बट अब मुझे ये भी तो जानना है ना कि कितना बार कितनी बार ट्रेपेजॉइड एक्स्ट्रा काउंट हुआ था, क्योंकि वो मुझे रिजल्ट से घटाना पड़ेगा, रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा ट्रेपेजॉइड्स काउंट, है ना, ठीक है। तो याद करो यहाँ पर होता क्या था कि जब मैंने ये लाइन चूज़ किया तो इससे बहुत सारे ट्रेपेजॉइड बने थे, है ना। तो ये लाइन चूज़ किया तभी तो बने, है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि किस लाइन को अभी मैं देख रहा हूँ करेंटली। जब इस लाइन को देखा तो ये ट्रेपेजॉइड बना, ये बना, ये बना, बहुत सारा बन गया। फिर फ्यूचर में जब मैंने ये लाइन देखा तो ये ट्रेपेजॉइड देखो दोबारा बन गया, ये भी दोबारा बन गया, ये भी दोबारा बन गया। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अभी किस लाइन को देख रहा हूँ, जैसे ये वाला पैरेलल लाइन को देख रहा हूँ, है ना, या फिर ये वाले पैरेलल लाइन को देख रहा हूँ, ओके। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कौन सा पैरेलल लाइन मैं देख रहा हूँ वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो रिपीट हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट तो मैं स्टोर करूँगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं उन पैरेलल लाइंस की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करूँगा। तो पैरेलल लाइन का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने से का बेस्ट तरीका क्या है कि उनका स्लोप स्टोर कर लो, ठीक है। मैं क्या करूँगा,
उनका स्लोप स्टोर कर लूँगा। मान लेते हैं यहाँ पर m1 स्लोप का एक लाइन था, m1 स्लोप का एक और लाइन था, मान लेते हैं m2 स्लोप का लाइन था, m2 स्लोप का 3 लाइन था। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, m1 मतलब ये स्लोप है किसी लाइन का, तो ये कोई लाइन रहा होगा, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी कोई लाइन रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप है, ये भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन रहा होगा जिसका स्लोप m2 है, ये भी कोई लाइन रहा होगा जिसका हॉरिजॉन्टल जिसका स्लोप है, ये भी लाइन रहा होगा। ठीक है, अब देखो याद करो ट्रेपेजॉइड बनता कैसे था, दो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही मुझे मिलता था मैं आराम से ट्रेपेजॉइड बना लेता था। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं m1 को स्टोर कर लेता हूँ, m1 का अकाउंट मुझे कितना मिला, 2 मिला, m2 अकाउंट कितना मिला मुझे, 3 मिला, है ना। यानी कि ये कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो फिर से हम वही दिमाग लगाएंगे जो पहले किया था हमने, कि अभी जब मुझे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा है ना, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपने प्रीवियस में किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से बना पा रहा है क्या ट्रेपेजॉइड, है ना। तो यहाँ पर फिर से मैं वही दिमाग लगाऊंगा, प्रीवियसली हॉरिजॉन्टल लाइंस अभी मैंने 0 देखा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी कि 0 0 ये बना है ट्रेपेजॉइड, है ना। तो मेरा जो ओरिजिनल रिजल्ट मैंने निकाल रखा था उसमें अभी मैंने -0 किया है। माइनस क्यों करा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाला को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मिड पॉइंट से मैं एक्स्ट्रा वाले ट्रेपेजॉइड जो बने उनको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स 0, यहाँ पर 0 क्या था, प्रीवियसली कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने देखे थे, और 2 क्या है कि करंटली मैंने कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस देखे। ओके, अब प्रीवियसली को मैं अपडेट कर दूंगा, प्रीवियसली को मैंने 2 बना दिया, 0 + 2, है ना, 0 + 2 दैट इज़ 2। अब प्रीवियसली मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देखे, अब मैं इस पर आया, कितना है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रीवियसली मैंने कितना हॉरिजॉन्टल लाइन देखा है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देखा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पिछले ये 6 ट्रेपेजॉइड्स बन सकते हैं, और ये एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा वाले ट्रेपेजॉइड्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरा जो रिजल्ट होगा उसमें माइनस कर दूंगा, माइनस इज इक्वल टू जो अभी 6 कैलकुलेट किया मैंने, 6। ठीक है, तो देखा है, तो यहाँ पर भी मैं एक्जैक्टली वही दिमाग लगा रहा हूँ, ट्रेपेजॉइड्स कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला था ना, प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन और करंट हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, उस अकाउंट की मदद से, बट ये एक्स्ट्रा वाले निकल के आ रहे हैं, क्योंकि देखो मिड पॉइंट से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोग डुप्लीकेट पैरेललोग्राम्स हैं, तो उनको बस मैं यहाँ रिजल्ट में माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2 बार मल्टीपल टाइम्स वो कैलकुलेट हो गए थे, है ना, वो मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट हो गए थे वो पैरेललोग्राम्स, तो उनसे बचने के लिए। और एक चीज़ और देखो ना, पैरेललोग्राम बहुत बार डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं अगर आपने P1 P3 को पिक किया तो फिर से ये वाला पैरेललोग्राम दोबारा पिक हो जाएगा, है ना, तो सारे डुप्लीकेट आपको हटाने हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो सारे लाइंस निकाल लिए मिड पॉइंट की मदद, मिड पॉइंट सेम है मतलब सेम पैरेललोग्राम की बात हो रही होगी, है ना, तो और सेम कैलकुलेशन वाला दिमाग यहाँ भी लगाया, जितने ट्रेपेजॉइड्स निकल सकते थे सारे ट्रेपेजॉइड निकाले, लेकिन इस बार सभी को घटाते चल रहे हैं अपने रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट में वो एक्स्ट्रा एडिड थे उनको मैं घटा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक्चुअली में यही लगा था, और ये टेस्ट केस गलत होने के बाद मुझे आइडेंटिफाई हुआ, तो टफ़ था टू बी ऑनेस्ट, इट्स वॉट वेरी टफ। तो चलो आई थिंक क्लियर तो हो गया है अब, लेकिन यहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, मैप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से यहाँ पर स्लोप्स हैं वो है। तो मिड पॉइंट के लिए अगर आप देखो, मिड पॉइंट एक्चुअली में क्या निकल के आएगा, एक तरह का पेयर निकल के आएगा ना, मतलब x1 y1 निकल के आ रहा है, ये x1 क्या था, x1 + x2/2, या फिर x3 + x2/2, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर y1 + y2/2। ठीक है, अब क्या है ना, अनऑर्डर्ड मैप जब आप लोगे, अनऑर्डर्ड मैप लोगे तो उसका जो की होगा वो मिड पॉइंट होगा, ये वाला मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है, एक तरह का पेयर है ना, x1, y1। अब अनऑर्डर्ड मैप में आप x1, y1 मतलब एक पेयर आप नहीं ले सकते, है ना, C++ में ये लिमिटेशन है, पेयर ऑफ इंट इंट ही तो आप ले रहे हो ना, यहाँ पर पेयर क्या है, ये एक्चुअली में मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, बट अनऑर्डर्ड मैप पे आप ये नहीं सकते। तो अब या तो ऑर्डर्ड मैप ले लो, मतलब नॉर्मल मैप ले लो, बट ऑर्डर्ड मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, लॉगरिथमिक होती है, अनऑर्डर्ड मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो मैं क्या करूँगा, अनऑर्डर्ड मैप ही यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं पेयर में नहीं स्टोर करूँगा इसको, x1, y1 को पेयर में नहीं स्टोर करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस x1, y1 को इस्तेमाल करके एक यूनिक इंटीजर बना लूँगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं x1 मल्टीप्लाइड बाई कोई नंबर कर दूंगा प्लस y1 कर दूंगा, तो एक यूनिक नंबर निकल कर आ जाएगा, मान लेते हैं वो नंबर num1 था, तो मैंने क्या करूँगा, की में num1 को यूज़ कर लूँगा, और इस की के करस्पॉन्डिंग जो भी m1 जो भी स्लोप्स था m1 m2 स्टोर कर लिया। सिमिलरली एक की बनाऊँगा
ठीक है, इसका नाम की वन दे देते हैं, नम वन अच्छा नहीं लग रहा, की वन बनाया, ठीक है, की वन। सिमिलरली यहाँ पर की टू, इसका नाम इसमें M2 M3 कुछ भी हो सकता है। ओके, अब बात आती है कि x1 y1 को जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक की में, वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तो बता दिया ना कि x1 y1 अगर है, ये मिड पॉइंट है एक्चुअली में, जो कैपिटल था ना, कैपिटल x1 कैपिटल y1, ये एक्चुअली मिड पॉइंट था। इसको तो देखो एक्चुअली में ये कैपिटल x1 और कैपिटल y1 जो था वो हमने निकाला कैसे था, याद है? ऐसे निकाला था ना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ऑब्वियसली इसको आप कंपेयर करते हो किसी दूसरे मिड पॉइंट से, तो वहाँ पर भी मान लेते हैं x3 प्लस x4/2 y3 प्लस y4/2 ऐसा कुछ होगा। तो देख लो 2 सभी में डिवाइड हो रहा है, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा कि ये 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डिवीजन से आप बच जाओगे, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे भी कंपेयर करोगे तो बात बन जाएगी। अब मैंने बोला था कि पेयर स्टोर करने से अच्छा है कि इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, एक की बनाना ना, क्योंकि मुझे इसको मैप में स्टोर करना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप सिंपली जो x1 प्लस x2 है और y1 प्लस y2 को सबको ऐड करके एक नंबर बना लो, एक की बना लो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते मेरा एग्जांपल था 1000,100 है, 0,2000 है, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दिया जाए, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 सभी को अगर ऐड कर दूँ, देखते हैं क्या की मिलकर आता है। की विल बी इक्वल टू 1000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2000। एक की देखते बन के आता है, 3000 बन के आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं एक और एग्जांपल ऐसा रहता कि यहाँ पर 0,1000 होता, 0,1000 और यहाँ पर 2000,0 होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी दिक्कत है, यहाँ पर भी मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो देखो ये 2000 आ जा रहा है और ये 1000 आ जा रहा है, कितना हो गया टोटल 3000 हो गया। जबकि देखो ये दोनों मिड पॉइंट जो है सेम नहीं है, देखो ये 1000,0 है और ये 0,1000 है, मतलब दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो सेम नहीं है ना। 1000,0 है, ये 0,1000 है, 0,2000 है, ये 2000,0 है, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों का नंबर सेम आ जा रहा है, मतलब मुझे लगेगा कि दोनों एक्चुअली में सेम है, जबकि एक्चुअली में दोनों सेम है नहीं, है ना। इसका अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे x1 प्लस x2, इसका मिड पॉइंट निकालोगे x1 जो भी है x2 x3 प्लस x4, तो सेम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो की जो मैं बना रहा हूँ गलत बना दे रहा हूँ, सेम बना दे रहा हूँ। तो की बनाने का ये गलत तरीका है एक्चुअली में, इसीलिए मैंने आपको बोला कि की जब बनाते हो ना, मान लेते हैं x1 y1 है और मान लेते हैं x2 y2 है, तो मिड पॉइंट कैसे निकाला था मैंने, x1 प्लस x2 निकाला था ना, और y1 प्लस y2, ठीक है। इन दोनों को मैंने सिंपली ऐड कर दिया था, ये नहीं करेंगे हम लोग, पता है क्या करेंगे, x1 प्लस x2 जो भी नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक बड़ा नंबर, ठीक है, प्लस उसमें y1 प्लस y2 ऐड करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक वैलिड नंबर आएगा, और ये जो बड़ा नंबर आप चूज़ करोगे ये हिसाब से चूज़ करना, कंस्ट्रेंट देख लेना कि कंस्ट्रेंट में x1 और y1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रखा है, उसके हिसाब से मैं ऐसा वैल्यू यहाँ पर पिक करूँगा सच दैट ये एक यूनिक नंबर निकल कर आए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर आप करो, देखो अलग अलग नंबर निकल कर आएगा। देखो x1 प्लस x2 यानी कि 1000 प्लस 0 इंटू 10,000, 1000 प्लस 0 इंटू 10,000 प्लस y1 प्लस y2 यानी कि 2000। तो यहाँ पर कुछ और ही आएगा वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2000, है ना। तो 1 0 0 0, यहाँ पर 4 0 और है, 1 2 3 4, अच्छा इसमें 2000 जोड़ दो, 1 1 0 0 0 2000 हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगा, यहाँ पर आएगा 2 0 0 0 1 0 0 0, ये वैल्यू होगा। देखो देखो दोनों अलग है ना, ठीक है। और आपको यहाँ से दिख भी गया होगा कि देख रहे हो यहाँ 4 का गैप था ना, यहाँ पर 2000 इसमें ऐड हुआ, ये रहा 4 0 यहाँ पर है ना, ये रहा 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि बीच में देखो 4 0 का गैप आ जाए यहाँ पर, ताकि मुझे यहाँ पर ये 1000 भी दिख जाए, ये देखो, और 2000 भी दिख जाए, है ना। ये सब ट्रिक है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। बस मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह आप एक सेफ की बना सकते हो, है ना। ऐसा की नहीं बनना चाहिए जो दूसरे पॉइंट से भी सेम ही आ जाए, वो तो गलत तरीका है बनाने का, है ना। तो सेफ की बनाने का तरीका आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा इस बारे में। सेफ की बनाने का और भी बहुत सारा तरीका है, मैंने ये तरीका यूज़ किया है और कई जगह यही यूज़ किया भी होगा। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू क्रिएट अ
सिंपल सेफ की फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम ये की यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आराम से कोड कर सकते हैं। ऑलरेडी जो हमने कोड किया था उसमें बस अब हमें क्या करना है, ये डुप्लीकेट वाला जो है ना उनको हटाना है हमें, जो अभी हमने ऊपर सीखा इसको हटाना है बस। ओके, तो चलो कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब इसको करेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक और मुझे अनऑर्डर्ड मैप चाहिए होगा जिसमें मैं मिड पॉइंट स्टोर करूँगा। ठीक है, मिड पॉइंट की वैल्यू ये ले लेते हैं और हर मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्लोप स्टोर करेंगे, है ना, फ्लोट। ओके, इसका नाम क्या दे दें, मिड पॉइंट मैप। ठीक है, ओके। तो अब मिड पॉइंट हर बार मुझे निकालना पड़ेगा जितने बार मैं यहाँ पेयर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ पर, इंट मिड पॉइंट। लेकिन याद करो मिड पॉइंट को मैं की में कन्वर्ट कर देता था। तो मिड पॉइंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला था x1 + x2 बाई 2, बट 2 रखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कंपैरिजन एक की ही तो बनाना था, x1 + x2 इंटू 10,000 प्लस y1 + y2। तो कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट यूज़ किया। आप चाहे तो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड मैप यूज़ करते, है ना, और मिड पॉइंट को यहाँ स्टोर करने के लिए एक पेयर ले लेते, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, है ना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। बट ये अनऑर्डर्ड मैप मैं ऑर्डर्ड मैप नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर थोड़ा सा बढ़ जाता। अनऑर्डर्ड मैप लिया, और अनऑर्डर्ड मैप में आप पेयर नहीं यूज़ कर सकते, तो मैंने क्या किया, पेयर को ही मैंने की में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पर निकल गया। अब बस मुझे क्या करना है, जो ऊपर मैंने अभी मैप लिया था ना, मिड पॉइंट मैप, ठीक है, इसको मैं लूँगा, इसमें मैंने मिड पॉइंट की स्टोर कर दिया, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्लोप निकाल रखा था, है ना, स्लोप। ठीक है, स्लोप हमने डाल लिया यहाँ पर। अब हम जब ये सारा कैलकुलेशन कर लिया तो याद करो इस कैलकुलेशन में डुप्लीकेट्स भी काउंट हो रहे हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, काउंटिंग डुप्लीकेट्स ऑल्सो। अब उसको मुझे हटाना है बस, उसके लिए बस एक वही फॉर लूप, सिंपल सा फॉर लूप लिखेंगे, फॉर ऑटो एंड IT इन, जो भी मैप का नाम था, मैप का नाम क्या था, मिड पॉइंट मैप। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एक हम, और हम हाँ सेम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर किया था ना, मैप लिया था, मैप ले लिया और इस पर इटरेट किया। ठीक है, यहाँ पर बस इंटरसेप्ट नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्लोप है एक्चुअली, ये लोग है ना, तो यहाँ पर स्लोप वेरिएबल लिख देते हैं। सारे स्लोप का मैंने काउंट रख लिया। अब बस मैं सेम फिर यहाँ पर भी वही काम करूँगा, देखो इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो ट्रेपेजॉइड को काउंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है आज भी, पार्ट 1 में जो था यहाँ पर ही वही है। प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, और यहाँ पर काउंट निकाला, रिजल्ट में यहाँ प्लस ना करने की जगह माइनस करेंगे क्योंकि हम रिमूव, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक वी शुड बी गुड। अच्छा हाँ, एक और कॉर्नर केस आप डाल सकते हो वैसे कि इधर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे यहाँ पर देखो अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है, यहाँ पर देखो इफ़ जो IT.second है ये वाला, अगर सिर्फ उसमें एक ही इंटरसेप्ट हुआ, इफ़ IT.second.size इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 है, तब तो करने से फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि मुझे कम से कम 2 इंटरसेप्ट चाहिए होंगे। ओके, लेस देन इक्वल टू 1 रहे तो इसको स्किप कर दो। ओके, और यहाँ पर भी आप सेम चीज़ लगा सकते थे, कम से कम 2 लाइंस तो चाहिए होंगे ना, उनको कनेक्ट करके आप ट्रेपेजॉइड बना पाओगे। अगर 2 लाइन है ही नहीं, मतलब IT.second.size जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ ही गए होगा कि n² तो चला ही गया है, क्योंकि इधर ही देख लो ना आप, यहाँ पर डबल फॉर लूप चला रहे हो, n² है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार सबमिट करके देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सारे पॉइंट्स को आप स्टोर कर रहे हो तो टोटल n पॉइंट्स हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगा। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।